मैं हूं अंजर उपारी और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और दिल्ली उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके श्याम चाचू जी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी जिस तरह से सरगर्मियां चल रही हैं, जिस तरह से किसानों की एंट्री हुई है, कितना चुनौती भरा ये काम नजर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ये चाहती है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल और जो 5 राज्य के चुनाव हैं उसमें उसे कामयाबी मिल सके। तो आज उस चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों पर भी फैसला लिया जा रहा है। दिलचस्प संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है, खासतौर से असम, और सबसे ज्यादा अगर दिलचस्प संग्राम की स्थिति बनी हुई है वो पश्चिम बंगाल में है। तो आज पश्चिम बंगाल को सामने रखते हुए हम बातचीत करेंगे। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। श्याम जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तैयारी की थी, खासतौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए, आप उस पूरे चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक विशेष महत्वपूर्ण राज्य है। नहीं तो क्यों आखिर ये इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है? ऐसा है, हमारे पार्टी की स्थापना जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, वो पहले सांसद रहे थे वेस्ट बंगाल से। उनकी स्थापना की हुई पार्टी को वेस्ट बंगाल में ज्यादा जमीनी आधार कभी मिला नहीं। गए लोकसभा के चुनाव में पहली बार 18 सांसद हमारे जीत कर आए। पिछली विधानसभा का भी चित्र आप देखेंगे तो हमारे केवल 3 विधायक, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 विधायक केवल हम सीमित रह गए। पर वो लोकसभा चुनाव के संकेतों को ध्यान में रखते हुए तब से हमने जो वेस्ट बंगाल को कंसंट्रेशन किया, और आज हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद वहां कम्युनिस्टों का राज रहा, लेफ्ट वालों का राज रहा, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा, और गए 10 साल से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में वहां पर राज कर रही है। पर इन सब लोगों के परफॉर्मेंस का आज नतीजा यह है कि वेस्ट बंगाल पूरी तरह से पिछड़ चुका है। वहां से पलायन हो रहा है, बेरोजगार लोग बाहर आ रहे हैं, वहां का उद्योगपति वहां रुक नहीं सकता। इस प्रकार की स्थिति है, असुरक्षितता का माहौल है। तो हमने कॉन्सेंट्रेट किया, हमने तय किया ये बॉर्डर वाला स्टेट है, संवेदनशील स्टेट है, इस पर हम ध्यान देंगे। और आज हम ऐसा देख रहे हैं कि वहां की जनता हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रही है और हमें मेजॉरिटी में वो सरकार चुना देगी। इस प्रकार का माहौल वहां पर आज बन गया। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि चूंकि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वहां पर कमल खिलाना है, ये उसी का पार्ट है? मोदी जी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि पूरा भारत कमलमय करने का उनका था। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना उन्होंने रखी थी, और आज हम देख रहे हैं पूरे देश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भूमिका करने वाली कांग्रेस पूरे देश में नकार चुके हैं। और दिन प्रतिदिन जिन राज्यों में हमारा प्रेजेंस नहीं था, असम में हमने 3/4 मेजॉरिटी से वहां पर सरकार बनाई, तमिलनाडु में भी अभी लोग हमें उम्मीदवार खड़े करना पड़ रहे हैं, पुडुचेरी में हम जीत के आएंगे, इस प्रकार की सर्वे की रिपोर्ट बता रहे हैं। तो ये सब बातें ये बता रही है कि मोदी जी के विकास के कामों पर लोग खुश हैं, लोग मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बीजेपी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है? ऐसा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी कोई इंप्लीमेंटेशन करना है, अपनी स्कीमों का ऐलान करना है, विकास करना है, तो उसको पहले उसकी जरूरत है उसको सत्ता में आना। इतने दिन भारतीय जनता पार्टी केवल नॉर्थ वाली पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, इस प्रकार का स्वरूप, कई राज्यों तक सीमित पार्टी, यह स्वरूप था। आज हम आपको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर साउथ से नॉर्थ तक सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का अच्छी तरह से प्रेजेंस है। कई राज्यों में हम राज कर रहे हैं और कई राज्यों में हम प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, अगर देखा जाए किसानों की भी एंट्री हो गई है और नंदीग्राम से लेकर कलकत्ता तक अलग अलग जगहों पर अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि किसी को भी वोट दीजिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीतने
कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है? गए 3 महीने से किसान आंदोलन देश में चल रहा है। आज तक यह आंदोलन केवल हरियाणा और पंजाब, कई पैमाने में राजस्थान तक सीमित रहा। पर अब ये किसान नेताओं ने यह तय किया है कि जहां भी पॉलिटिकली इस इशू का उपयोग हम कर सकते वहां हम जाएंगे और हम प्रचार करेंगे। पर इसकी दूसरी भी बात है, देश का मेजॉरिटी किसान इस बिल के समर्थन में है, इसलिए पूरे देश में किसान रास्ते पर नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस इशू का उपयोग करने के बजाय लोगों को विकास की राजनीति को लेकर आगे आना चाहिए और उसके आधार पर आगे आने वाले चुनाव में वोटिंग होना चाहिए। आप मानते हैं कि किसान इस वक्त अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? किसान नहीं सेक रहा, पर किसान का नेतृत्व करने वाले कई लोग इस आंदोलन का इशू उठाकर उनको ध्यान में आया मोदी जी के खिलाफ ना करप्शन का मुद्दा है, मोदी जी के खिलाफ ना जातीयवाद का मुद्दा है, इस कार्यकाल में कई दंगा फसाद नहीं हो रहे, तो देश आसानी से आगे जा रहा है विकास का एजेंडा लेकर। तो कौन सा हम इशू ले सकते हैं? तो ये इशू को पकड़कर राजनीति करना इस देश में कई लोगों ने तय किया है, पर जनता उनके समर्थन नहीं कर रही। लेकिन एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले दिनों चूंकि बंगाल का चुनाव ऐसा अक्सर देखा गया है कि अक्सर हिंसा होती रही है और बंगाल के ये कहा जा सकता है कि चुनाव में हमेशा इस तरह की चीजें देखने को मिलती रही हैं। पिछले कुछ समय में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली है उसने इस तरह का इशारा दिया है कि शायद इस चुनाव में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं जैसा कि चुनाव से पहले हुई है। आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इशू आपने उठाया। मुझे मैं कहते समय भी मुझे बड़ा विडंबना लग रही है कि इस भी चुनाव के पहले 150 भाजपा के कार्यकर्ताओं की वेस्ट बंगाल में हत्या हुई है। केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, इन राज्यों में आज तक दहशतवाद, गुंडागर्दी, दादागिरी, इस प्रकार के सब एलिमेंट वहां पर छाए रहे। वहां पर शस्त्रास्त्र चलते हैं, हिंसाचार होता है। इस बार 8 फेज में चुनाव हो रहा है। सीआरपीएफ, बाकी सब पुलिस की, डिफेंस की टुकड़ियां वहां पर तैनात है और जेन्युइन वोटिंग कर आज तक जेन्युइन वोटर को तो वहां वोट करने का मौका भी नहीं मिलता था। बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, लोगों को बाहर आने के लिए मना किया जाता था। इस बार का माहौल अलग है। लोग अब इस दहशत से बाहर निकल रहे हैं और इस बार प्रामाणिकता से, पारदर्शिता से वहां पर चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी को चोट लगी और उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, जिस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। जेपी नड्डा साहब के काफिले में भी हमला हुआ और ममता बनर्जी के ऊपर भी इस तरह से जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी साजिश है, आप इस पे क्या कहेंगे? ममता जी का कैरेक्टर केवल वेस्ट बंगाल नहीं पूरा देश जानता है। अटल जी के टाइम भी वो उसमें मंत्री रही है। वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति वो कर रही है, वहां का लोकल प्रदेश का एलिमेंट जगाकर वो बाहर का, अंदर का, इस प्रकार के सब जो इस प्रकार के विषय कर रही है, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ये शोभा नहीं देते। हर पार्टी को विकास के एजेंडे पर सामने जाना चाहिए और जब सब हथियार निकल गए, अपनी जमीन खिसक रही है, तब उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमें दूसरा रास्ता बचा नहीं। इसलिए ममता जी ने इस प्रकार के सहानुभूति का वातावरण करके वेस्ट बंगाल में अब वापस सत्ता में आने के लिए अपनी इस प्रकार की साजिश रची है। तो वेस्ट बंगाल की जनता ये समझ रही है इसका सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण नजर आती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ, लोकसभा के समय भी जिस प्रकार का लीड हमें मिला, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का वेस्ट बंगाल का वोटर शिफ्ट हो रहा है। और अभी गए 5 साल में ममता जी का कार्यकाल पे नाराज होकर वहां पर विकास नहीं हो रहा है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर असुरक्षा है। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल की जनता ने यह तय किया है कि पूरे देश के मुख्य प्रवाह में वो जनता आना चाहती है और वहां भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना परचम लहराएगी। इसके बारे में मेरे मन में डाउट। आपने कहा कि इन्फ्लिट्रेशन हो रहा है, एक तरह से बांग्लादेश या आसपास के जो इलाकों के लोग हैं, देशों के लोग हैं, वो वहां पर आ रहे हैं, जबकि वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कहीं ना कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें है। तो ये जो है केंद्र सरकार की नाकामी है, इसके लिए राज्य सरकार को कैसे दोषी आप मान सकते हैं? वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन की समस्या ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये 70 साल से पनपी हुई समस्या है। बॉर्डर पर इतना जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन आज तक हो रहा था, इसके बाद केंद्र सरकार ने जो सीएए कानून पारित किया, वहां पर बॉर्डर सख्ती बरतने लग गए और वहां पर जिस प्रकार का सील लगाया है, उसके बाद इस पर कई पैमाने में कंट्रोल हुआ है। पर आज भी बहुत बड़े पैमाने
प्रकार के घुसखोर लोग वहां पर मौजूद है। यहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, यहाँ के वोटर बन गए, उनके राशन कार्ड बन गए हैं। इस सब आधार पर एक बॉर्डर का स्टेट होने के नाते और वेस्ट बंगाल एक इंटेलेक्चुअली और पॉलिटिकली अलग स्टेट होने के नाते हमने तय किया है इस बार वेस्ट बंगाल को न्याय देने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। आपने बात जो है खासतौर से अगर हम बात करें सीए एनआरसी की, आपने बात की है। असम में आप उससे बचते हैं, पश्चिम बंगाल में आप उसका जिक्र करते हैं। ये दो तरह की राजनीति क्यों है? ये दोनों राज्यों में ये समस्या कायम है। जब भी सीएए कानून पारित हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी दो राज्यों में रही, क्योंकि ये राज्य इससे प्रभावित होते हैं। पर मैं आपको कह सकता हूं, लोगों को यह समस्या का निदान मालूम हो गया है और आज केंद्र सरकार साफ नीति, स्पष्ट नीति और पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से इस समस्या से जूझने के लिए लोगों में बल प्रदान कर रही है, प्रबोधन कर रही है। कानून हमने पारित किया और आने वाले दिनों में उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो सवाल यही है कि असम में आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं जिक्र करते आप जो है एनआरसी का? वहां पर वो मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं जब आप उसको कानूनी शक्ल दे चुके हैं? कोई भी राज्य इसके लिए अपवाद नहीं है। भाई मैं अगर विदेश में जाता हूँ और मेरा वीजा खत्म हो गया तो मैं एक दिन भी क्या 1 घंटा नहीं रुक सकता। ये अगर विदेश की स्थिति है तो ये देश कोई धर्मशाला थोड़ी है, कोई आओ कोई जाओ, किसका कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस कानून की आवश्यकता, और ये दोनों बॉर्डर स्टेट पर जहाँ इन्फिल्ट्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा है उस राज्यों में इसका ज्यादा प्रभाव। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के चुनावी सर्वे जो चुनाव से पहले किए जा रहे हैं, उनको अगर हम देखें, साफ तौर पर पश्चिम बंगाल से जो सर्वे है वो जो है ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति साफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप उसे कैसे देखेंगे? एक दिन भी खाली नहीं जा रहा है कि जिस दिन तृणमूल कांग्रेस के इलेक्टेड लोग, मंत्री, पदाधिकारी ये पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आ रहे हैं, लोग उसी पार्टी में जाते हैं जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है, जिस पार्टी की सत्ता में आने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ वेस्ट बंगाल में जो प्रवाह हम देख रहे हैं, जो लोग प्रतिनिधि वहां पर आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, उनके मन में स्पष्ट है वहां सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी है और वही सर्वे में झलक रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी में लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इस वजह से बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि वो नेता जो पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो शारदा स्कैम हो या फिर और दूसरे जो मामलात हैं वो उसमें इन्वॉल्व है, उनका नाम है, उन पर बाकायदा एफआईआर रही है। तो लोगों की ये सोच बन रही है कि शायद अपने आप को सेव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। उस पर क्या कहेंगे? मैं दिल्ली और उत्तराखंड के काम इतने साल देख रहा था, हिमाचल का भी काम मैंने देखा है, पंजाब का भी देखा है। सब राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग भी और दूसरे पार्टियों के भी लोग आए, डेमोक्रेसी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। पर मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूँ, एक भी कोई ऐसा इस प्रकार का राजनेता जिसका गुना हमने उसको निर्दोष साबित किया, उसको हमने गुनहगार होते हुए उसको समर्थन देने की कोशिश की, कोई यंत्रणा उसके लिए लगाई, ऐसा हमारा एक भी उदाहरण नहीं है। कानून अपना काम करता है, बाकी डेमोक्रेसी में किसी के लिए दरवाजे बंद करना ये डेमोक्रेसी में अलाउ नहीं। अगर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो इन 5 राज्यों में आप कहां पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा हुआ देख रहे हैं? ऐसा है, ये 5 राज्यों में असम में हम रूलिंग पार्टी है, 3/4 मेजोरिटी से हम वहां पर जीते थे। सोनोवाल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी तरह से चली है। असम में निश्चित रूप से हम वापस सत्ता में आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में हम निग्लिजिबल थे, पर लोकसभा में जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिला है और आज जो स्थितियां वहां पर है, कांग्रेस पूरी तरह से वहां पे समाप्त हो गई है। वेस्ट लेफ्ट का कोई बचा नहीं है। फाइट तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को हम पीछे हट करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। तो पांडिचेरी में काफी रूलिंग पार्टी के प्रमुख प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं और उस पार्टी में भी हम निश्चित रूप से तमिलनाडु, पांडिचेरी में भी सत्ता में आएंगे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है और केरल का सवाल है, वहां के लोकल कुछ पार्टियों से गठबंधन करके हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर पार्टी की स्थिति कम है, ये मैं समझ रहा हूं, पर आज तक जो वहां पर प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल रहा था, इस बार हम अच्छी तरह से वहां पर प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो ये थे श्याम जाजू साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग अंदाज से उन्होंने अपनी बात को रखा। उनका मानना यह है कि हालात या परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल काफी साजगार है और असम हो या फिर पश्चिम बंगाल,
हालात बदले हैं और बहुत तेजी के साथ जो है पश्चिम बंगाल में हम दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि ममता बनर्जी पीछे होंगी और भारतीय जनता पार्टी आगे होगी, यानी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। ये दावा है श्याम जाजू साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका, आपने हमसे विस्तार से बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस मीडिया हाउस को आपके सहयोग की जरूरत है, तो आप अपना सहयोग भी इस